तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि बीटा का क्या रोल है फ्यूचर्स में। फर्स्ट रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ बीटा टॉट बाय मी इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के चैप्टर में मैंने बीटा को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, अपने नोटबुक में बीटा के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को खोलिए, थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आगे का डिस्कशन बीटा ओरिएंटेड है। तो अगर आपको ये याद हो जाएगा, यानी कि आपको रिकॉल हो जाएगा कि बीटा में क्या क्या चीज़ होती है, बीटा काम कैसे करता है, तो हमारी जर्नी बहुत स्मूथ होने वाली है। और उसके बाद इस वीडियो को रिज्यूम कीजिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नोट: बीटा इन फ्यूचर्स एंड हेजिंग शुड बी अंडरस्टूड टुगेदर। तो बीटा का जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में कैसे काम करता है बीटा, उसको हमको हेजिंग के साथ समझना पड़ेगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं हेजिंग क्या होती है फ्यूचर्स के केस में। तो हेजिंग समझने के लिए पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक इन्वेस्टर है, मान के चलो, जिसको फील हो रहा है कि उसकी जो वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स है वो डिक्रीज होने वाली है। यानी कि एक इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर वो होता है जो इन्वेस्टमेंट करता है। तो किसी बंदे ने इन्वेस्टमेंट की हुई है शेयर्स में, पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स का मतलब है उसके बाद एक बास्केट है जिसमें बहुत सारे शेयर्स पड़े हुए हैं अलग अलग कंपनी के, उसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। मतलब उसने कुल मिला के इन्वेस्टमेंट की हुई है। कोई भी इन्वेस्टर का रिस्क ये होता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए, इनके जिस शेयर्स में उसने पैसा लगाया हुआ है उसकी मार्केट प्राइस कम हो जाए, तो उसको लॉस हो जाएगा। यानी कि उसको रिस्क तो है। किस बात का रिस्क है? रिस्क इस बात का है कि उसका जो वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ द शेयर्स है, यहाँ पे मैं शेयर्स लेके चल रहा हूँ, शेयर्स इन्वेस्टमेंट के रूप में लेके चल रहा हूँ, तो उसकी जो वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स है, यानी कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, ये उसको रिस्क है। तो हम कहते हैं कि ऐसे इन्वेस्टर को एक्सपोजर है। और यहाँ पे एक्सपोजर का मतलब है कि उसने कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई है। तो फॉर दिस एक्सपोजर, यानी कि जो उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, नाउ ही इज डूइंग अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज ही डूइंग अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि उसने कोई एक्शन ले लिया है ऑलरेडी, यानी कि उसने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो ये जो उसने किया इन्वेस्टमेंट उसे हम अगर एक्शन कहेंगे, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना वो हम कहेंगे रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं हेजिंग करना। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट किया हूँ, यानी कि कोई एक्शन लिया हूँ, मतलब कोई रिस्क लिया हूँ, अगर मैं ये इन्वेस्टमेंट नहीं करता, यानी कि कोई रिस्क नहीं लेता, तो मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करता, यानी कि मैं हेजिंग भी नहीं करता। तो देयरफॉर टू डू हेजिंग यू शुड हैव सम एक्सपोजर। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं की तो हेजिंग किस बात का करोगे, क्योंकि हेजिंग का मतलब होता है अपने रिस्क को ख़त्म करना या फिर कम करना। रिस्क को कम करना और रिस्क को ख़त्म कर देना, दोनों का मतलब हेजिंग होता है कि रिस्क को कम कर देना या फिर रिस्क को ख़त्म ही कर देना। यानी कि एक तरीके से आप रिएक्शन ले रहे हो अपने एक्शन के प्रति, यानी कि जो आप एक्सपोजर ले चुके हो, यानी कि जो आप रिस्क ले चुके हो, अब उस रिस्क को ख़त्म करना है, इसलिए आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का सहारा लिया और उसके थ्रू आप हेजिंग करने जा रहे हो। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि जब आपको एक्सपोजर होगा, यानी कि जब आपको रिस्क होगा, तभी हेजिंग की जाएगी। हेजिंग ऐसे नहीं की जाती, यानी कि हेजिंग करने के लिए कोई एक्शन होना चाहिए, क्योंकि हेजिंग इज इन द नेचर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको और समझते हैं कि फ्यूचर्स के केस में हेजिंग कैसे काम करता है। कि मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई है शेयर्स में, यानी कि एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है शेयर का, शेयर पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो दो तरीके से बन सकता है, या तो मैंने शेयर्स बाय करके रखे हों या शॉर्ट सेल करके रखे हों। शॉर्ट सेल मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है लेक्चर्स में, कि आपके पास शेयर्स हैं नहीं, लेकिन आपको लगता है कि शेयर मार्केट गिरने वाला है, तो आप शॉर्ट सेल करके रखते हो शेयर्स, कि ऊंचे दाम में बेच दूं और नीचे दाम में खरीद लूं, जिससे मेरे को प्रॉफिट हो जाए। तो आपने बहुत सारे शेयर्स बाय करके रखे हैं, यानी कि खरीद के रखे हैं। अब जब खरीदते हो तो आप ये सोचते हो कि
शेयर का प्राइस बढ़ता जाए, तो रिस्क क्या हो गया, रिस्क इसका उल्टा हो गया कि मार्केट गिर जाएगा। यानी कि जब आपने कोई शेयर परचेज किया तो आप इसलिए परचेज करते हो उसमें से रिटर्न कमाने के लिए। और मैंने कई बार आपको समझाया है कि रिटर्न का मतलब एक तो होता है डिविडेंड और एक होता है कैपिटल अप्रिसिएशन। तो यहाँ पे मैं कैपिटल अप्रिसिएशन को डिस्कस करूँगा। कैपिटल अप्रिसिएशन बनता है सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। तो सेलिंग प्राइस शुड बी मोर देन परचेज प्राइस, यानी कि मार्केट शुड गो अप, यानी कि शेयर का जो प्राइस है शुड गो अप, जिससे कि मैं ऊंचे दाम पे उस शेयर को बेच पाऊँ और प्रॉफिट कमा पाऊँ। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि मेरा रिस्क ये है कि जो मैं सोच रहा हूँ उसका उल्टा हो जाए, यानी कि मार्केट गिर जाए, यानी कि शेयर की प्राइस गिर जाए, जिसका मुझे डर लग रहा है, जिसका मुझे एक्सपोजर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं शॉर्ट पोजीशन ले लूँगा, यानी कि फ्यूचर सेल कर दूंगा, यानी कि एफ माइनस का कॉन्ट्रैक्ट करके आ जाऊँगा। एफ माइनस क्यों किया जाता है, एफ माइनस इसलिए किया जाता है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा हो जाए, यानी कि मार्केट गिर जाए। ऐसा क्यों किया जाएगा, ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि अगर मार्केट गिरा कल को, यानी कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिटी में तब्दील हो गई, तो आपको शेयर्स पे तो लॉस होगा। ऑब्वियस सी बात है, मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है शेयर्स का और मार्केट गिर जाता है, यानी कि शेयर की प्राइस गिर जाती है, तो मुझे शेयर्स पे तो लॉस होगा। लेकिन साथ ही साथ मैंने जो फ्यूचर कर रखा है, यानी कि एफ माइनस कर रखा है, उसमें मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि एफ माइनस मतलब ये होता है कि आप एक्सपेक्ट करो कि मार्केट गिरेगा और प्रॉफिट कमा पाओगे, तो वहाँ से प्रॉफिट कमाया, यहाँ पे लॉस झेला और कंप्लीट हैजिंग कर ली। कंप्लीट हैजिंग का मतलब होता है आपने अपने रिस्क को ज़ीरो कर दिया, यानी कि रिस्क को ख़त्म कर दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने अगर शेयर्स परचेज करके रखा हुआ हो तो मुझे रिस्क है कि मार्केट गिर जाएगा, तो मैं एफ माइनस करूँगा और प्रॉफिट ऑन फ्यूचर्स कमाऊँगा और लॉस ऑन शेयर झेलूँगा और कंप्लीट हैजिंग कर लूँगा। इसका उल्टा देखेंगे तो मैं शॉर्ट सेल करूँगा अगर शेयर्स, यानी कि मैंने ऑलरेडी शेयर शॉर्ट सेल करके रखे हैं कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट गिर जाएगा और मैं प्रॉफिट कमा पाऊँगा शेयर से, लेकिन इसका उल्टा हो गया, यानी कि रिस्क मुझे ये है कि मार्केट बढ़ गया, तो इस केस में हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे, यानी कि बाय करेंगे फ्यूचर्स, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टू बाय करेंगे, यानी कि एफ प्लस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि एफ प्लस तभी किया जाता है जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट बढ़ जाए। मैं इस एफ प्लस एफ माइनस को अपने इन्वेस्टर सी और इन्वेस्टर डी से भी थोड़ा रिकॉल करवा देता हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ था। तो ये डायग्राम मैंने स्टार्टिंग में बनाया था। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टर सी एफ माइनस कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल कर रहा है। एफ माइनस उसने क्यों किया, देखिए, क्योंकि वो मन में सोच रहा है कि शेयर की प्राइस गिरने वाली है, यानी कि मार्केट गिरने वाला है, तो प्रॉफिट कमा पाएगा। और डी ने एफ प्लस किया है, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय। ये देखो मैंने नीचे भी लिखा हुआ था एफ प्लस, अभी उसके बगल में लिख रहा हूँ एफ प्लस। तो डी ने एफ प्लस क्यों किया, क्योंकि उसको लग रहा था मार्केट बढ़ेगा नहीं कि शेयर की प्राइस बढ़ेगी और उससे वो पैसा कमा पाएगा। तो डी अपना मुनाफा सोच रहा था, सी अपना मुनाफा सोच रहा था। तो वापस आते हैं, तो दोनों अपना अपना फ़ायदा सोच रहे थे। तो यहाँ पे उसने जब बाय किया फ्यूचर, तो वो सोचा था कि उसकी जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट बढ़ जाएगा, यानी कि जो रिस्क है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसको शेयर्स पे तो लॉस होगा ही, लेकिन वो फ्यूचर्स में प्रॉफिट कमा लेगा और कंप्लीट हैजिंग कर लेगा। तो इस तरह से हैजिंग काम आती है कि आप क्या करते हो, अपोजिट पोजीशन लेते हो। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंडरलाइंग एसेट अगर आपका शेयर्स है, अपने शेयर बाय करके रखे हैं, तो हम कहते हैं आपने लॉन्ग पोजीशन ली है। लॉन्ग पोजीशन मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई चीज़ है, उसमें और चीज़ आप जोड़ देते हो, तो एफ प्लस वगैरह कहलाते हो, यानी कि लॉन्ग पोजीशन कहलाते हो। तो बाय करने का मतलब है लॉन्ग पोजीशन और सेल यानी कि शॉर्ट सेल का मतलब होता है शॉर्ट पोजीशन। कोई चीज़ बेचने का कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई चीज़ बेचने का एक्शन लिया है आपने, तो अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ली हुई है तो डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर्स में हेजिंग कैसे करोगे, शॉर्ट पोजीशन लेके, यानी कि एफ माइनस करके। ये देखो, बॉट था शेयर्स यहाँ पे आपका, यू बॉट द शेयर्स, यानी कि शेयर परचेज करके रखा था, तो शॉर्ट पोजीशन लिया एफ माइनस। यानी कि लॉन्ग पोजीशन अगर आपकी शेयर्स में है तो शॉर्ट पोजीशन आपको फ्यूचर्स में लेना पड़ेगा, और अगर शॉर्ट पोजीशन आपका शेयर्स में है तो लॉन्ग पोजीशन लेना पड़ेगा फ्यूचर्स में, यानी कि एफ प्लस। तो ऐसा एक्शन का आपको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देना पड़ेगा।
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बीटा इन फ्यूचर्स को डिस्कस करते हैं कि बीटा ज़ीरो कब कब होगा, यानी कि रिस्क ज़ीरो कब कब होगा, क्योंकि बीटा का मतलब होता है सिस्टमैटिक रिस्क। तो बीटा ज़ीरो यानी कि रिस्क ज़ीरो, यानी कि आपने जो पैसा लगाया हुआ है वो रिस्क फ्री सिक्योरिटी में लगाया हुआ है, जहाँ पे रिस्क नहीं है, नो रिस्क। दूसरा केस है कैश बीटा। तो कैश का बीटा ज़ीरो होता है क्योंकि कैश में रिस्क नहीं होता। इसको ऐसे समझें कि अगर आपके पास 10,000 रुपये पड़े हैं आज कैश के रूप में, आपने अलमारी में रख दिए, तो आज से 4 महीने बाद भी आप अलमारी खोलेंगे तो 10,000 रुपये ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, यानी कि कोई रिस्क ही नहीं है कैश में। कैश का बीटा ज़ीरो होता है। व्हेन यू वांट टू डू कंप्लीट हेजिंग, हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कंप्लीट हेजिंग का मतलब होता है रिस्क को ज़ीरो बना देना, इसलिए हम कंप्लीट हेजिंग में बीटा की वैल्यू ज़ीरो मानते हैं, और इसीलिए मैंने हेजिंग और बीटा को एक साथ आपको पढ़ाया। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का भी बीटा ज़ीरो होता है, क्योंकि हमें ये लगता है कि गवर्नमेंट कहाँ जाएगी, गवर्नमेंट तो पैसा देगी, तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में पैसे लगाने में हम लोग बोलते हैं कि रिस्क ज़ीरो है। जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गया, जैसे कि टी बिल्स हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गया, इन सब का बीटा हम ज़ीरो लेके चलते हैं। बीटा वन कब कब होगा? बीटा वन होता है मार्केट का या फिर मार्केट पोर्टफोलियो के बीटा का। क्योंकि बीटा क्या होता है, बीटा होता है आप शेयर्स और मार्केट के बीच में निकालते हो कि अगर मार्केट बढ़ेगा तो शेयर कितना बढ़ेगा। तो मार्केट को बेस लेके आप शेयर का बीटा निकालते हो कि कितना बीटा है शेयर का। तो अपने मार्केट के सामने अगर मार्केट को रख दिया तो दोनों बराबर हो गए, तो आंसर वन आएगा। तो बीटा का आंसर वन आएगा क्योंकि आप मार्केट की बात कर रहे हो। निफ्टी फ्यूचर्स, सेंसेक्स फ्यूचर्स यानी कि इंडेक्स फ्यूचर्स का भी बीटा वन होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपका अंडरलाइंग एसेट इंडेक्स है, क्योंकि इंडेक्स को हम मार्केट बोलते हैं, तो अगर आपका अंडरलाइंग एसेट ही मार्केट है तो उस पर बना हुआ फ्यूचर यानी कि इंडेक्स फ्यूचर यानी कि सेंसेक्स फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर, उसका भी बीटा वन होगा। तो इस कारण निफ्टी फ्यूचर्स, सेंसेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स का भी बीटा वन होता है। व्हेन मार्केट का रिटर्न और स्टॉक का रिटर्न सेम होता है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था कि बीटा इज इक्वल टू स्टॉक रिटर्न अपॉन मार्केट रिटर्न। तो अगर स्टॉक रिटर्न और मार्केट रिटर्न बराबर हो गए तो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बीटा का वैल्यू वन आ जाएगा, तो वन आ गया। तो तीन केस हो सकते हैं जहाँ पे बीटा का वैल्यू वन आ सकता है। अब फॉर्मूला में चलते हैं। फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी डन टू एडजस्ट पोर्टफोलियो बीटा। क्वेश्चन बहुत बार ऐसे पूछता है कि कितना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करें कि हमारा पोर्टफोलियो का बीटा 1.4 हो जाए। अभी क्या चल रहा है पोर्टफोलियो बीटा उससे मतलब नहीं है, टारगेट पोर्टफोलियो बीटा दे देता है कि मुझे पोर्टफोलियो का बीटा यानी कि पोर्टफोलियो का रिस्क 1.4 बनाना है, कितना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करूं। ऐसा करने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, विच इज़ वी पी इंटू बी टी माइनस बी पी अपॉन एफ इंटू एम इंटू बीटा ऑफ द फ्यूचर, बी एफ, वेयर वी पी का मतलब होता है वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो, यानी कि कितने रुपए का पोर्टफोलियो है आपका, यानी कि जो भी आपने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है शेयर्स का या कोई और अंडरलाइंग एसेट का, उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसको बोलते हैं वीपी। मान के चलो 100 करोड़, तो 100 करोड़ वीपी तो लेना है, लेकिन उसका साइन क्या रखना है, यानी कि प्लस 100 करोड़ लिखना है या माइनस 100 करोड़ लिखना है, वो डिपेंड करेगा कि आप रिएक्शन कौन सा दे रहे हो। यानी कि अगर आप रिएक्शन ले रहे हो एफ प्लस वाला रिएक्शन कब दिया जाता है, एफ प्लस वाला रिएक्शन तब दिया जाता है जब आप शॉर्ट सेल करके रखते हो शेयर्स, यानी कि शॉर्ट पोजीशन रहती है शेयर्स में, तब आप एफ प्लस वाला रिएक्शन देते हो। यानी कि जो आपका पोर्टफोलियो बना है वो शॉर्ट सेल करके बना है, तो सिंस शॉर्ट सेल करके बना है तो एफ प्लस कर रहे हो, तो यहाँ पे आप प्लस वीपी लिखोगे, यानी कि प्लस 100 करोड़। और अगर आप रिएक्शन दे रहे हो एफ माइनस वाला रिएक्शन कब देते हैं, एफ माइनस वाला रिएक्शन यानी कि शॉर्ट पोजीशन कब देते हैं, जब आपने शेयर परचेस करके रखा हो, यानी कि लॉन्ग पोजीशन लिया हो, तो आप एफ माइनस के केस में माइनस वीपी लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस 100 करोड़ लिखेंगे।
मल्टीप्लाई बाय बीटी, बीटी मतलब टारगेट पोर्टफोलियो बीटा यानी कि रिक्वायर्ड पोर्टफोलियो बीटा। तो जो मैं आपको समझा रहा था कि क्वेश्चन बोलेगा कि मुझे पोर्टफोलियो का रिस्क चाहिए 1.4 यानी कि पोर्टफोलियो का बीटा चाहिए 1.4, आप हमें पोर्टफोलियो का बीटा 1.4 बना के दो और बताओ कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करूं। तो वहाँ पे मैं 1.4 ले लूँगा बीटी में, ठीक है। माइनस कर देंगे बीपी, बीपी मतलब करंट पोर्टफोलियो बीटा, मतलब अभी मेरे पोर्टफोलियो का बीटा कितना है, मान के चलो 2.5 है, तो यहाँ पे मैं 2.5 ले लूँगा बीपी में। तो बीटी मतलब मुझे पोर्टफोलियो का बीटा चाहिए कितना और बीपी मतलब पोर्टफोलियो का बीटा है कितना। सो 1.4 माइनस 2.5 डिवाइड कर देंगे एफ इंटू एम इंटू बीटा ऑफ द फ्यूचर्स, यानी कि एफ आप लोगे एक्चुअल फ्यूचर की प्राइस रुपीज़ पर शेयर, एम यानी कि लॉट साइज शेयर्स पर कॉन्ट्रैक्ट, और बीटा ऑफ द फ्यूचर्स मतलब फ्यूचर का कौन सा बीटा रहेगा। ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि सिंस आप थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस पढ़ चुके हैं तो आप ये मिस्टेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आप थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस ले लें, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे एक्चुअल फ्यूचर प्राइस ही लेनी है। ओके, तो एफ इंटू एम इंटू बीटा ऑफ द फ्यूचर्स, इससे क्या आ जाएगा, इससे आपके नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे टू एडजस्ट द पोर्टफोलियो बीटा। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो करना है, लेकिन एफ प्लस वाला करना है या एफ माइनस वाला करना है, वो डिपेंड करेगा कि आपका वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो कैसा है। यानी कि अगर मैंने वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो यानी जो मैंने पोर्टफोलियो बनाया है वो लॉन्ग पोजीशन वाला है तो मैं एफ माइनस करूँगा, एफ माइनस वाला रिएक्शन दूंगा। लेकिन अगर मैंने शॉर्ट सेल वाला पोर्टफोलियो बनाया है तो मैं लॉन्ग पोजीशन यानी कि एफ प्लस वाला कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। तो रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी डन टू एडजस्ट पोर्टफोलियो बीटा इज वीपी इंटू बीटी माइनस बीपी अपॉन एफ इंटू एम इंटू बीटा ऑफ द फ्यूचर्स। केस नंबर 1, अगर इंडेक्स फ्यूचर्स की बात चल रही है, इंडेक्स फ्यूचर्स यानी कि ऐसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे अंडरलाइंग एसेट इंडेक्स होता है यानी कि मार्केट होता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, फॉर्मूला वही रखना है, लेकिन आपको नॉलेज का इस्तेमाल करना है, बीटा ऑफ द फ्यूचर 1 लेना है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बीटा 1 कब होता है, इंडेक्स फ्यूचर के केस में होता है। सो इंडेक्स फ्यूचर्स का जो बीटा है वो 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 ले लूँगा और बाकी चीज़ें सेम रखूँगा। दिस इज़ केस 1 इंडेक्स फ्यूचर्स। केस 2 है कि आपको कंप्लीट हैच करना है और क्वेश्चन में बीटा का डेटा दिया हुआ है। तो जब आदमी को कंप्लीट हैच करना रहता है तो रिस्क को ज़ीरो करना रहता है, तो रिस्क को ज़ीरो करना है यानी कि टारगेट बीटा ज़ीरो होना चाहिए। टारगेट बीटा की वैल्यू आप ज़ीरो ले लोगे और बाकी सारी वैल्यूज़ जैसे मैंने बताया था वैसे ले लोगे। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हैजिंग हो जाएगी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को करके। तो ये तो पूरा बीटा का डिस्कशन हो गया, केस 2 केस 1 और ये पूरा बेसिक फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया। अब हैजिंग में चलते हैं। तो हैजिंग में ये वाला डायग्राम तो मैंने अभी आपको सिखाया, समझाया कि किस तरह से पोजीशन लेनी है कंप्लीट हैजिंग के लिए। अब देख लेते हैं कि हैजिंग को कैसे किया जाए। तो हैजिंग करने का एक तो होता है पोर्टफोलियो बीटा के फॉर्मूले जो हमने अभी डिस्कस किए, केस 1 केस 2 केस 3, तो उसके थ्रू भी आप कंप्लीट हैजिंग कर सकते हैं, यानी कि हैजिंग कर सकते हैं। एक हैज रेशियो का भी कंसेप्ट आता है जिसके थ्रू आप हैजिंग कर सकते हैं। वो इस प्रकार है कि हैज रेशियो निकलता है आर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एस अपॉन सिग्मा एफ। आर का मतलब है कोरिलेशन कोफिशिएंट, सिग्मा एस का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द अंडरलाइंग एसेट जिसे हम स्पॉट प्राइस भी कहते हैं, और सिग्मा एफ का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फ्यूचर प्राइस यानी कि डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का स्टैंडर्ड डेविएशन और अंडरलाइंग एसेट का स्टैंडर्ड डेविएशन और उनका आपस में जो कोरिलेशन है उसको यूज़ करके भी हेज रेशियो निकाला जा सकता है, आर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एस अपॉन सिग्मा एफ। अब हेज रेशियो को यूज़ कैसे करेंगे, तो हेज रेशियो को कुछ इस प्रकार से यूज़ किया जाता है कि अगर आपको नंबर ऑफ़ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने हैं फॉर कंप्लीट हैजिंग, तो आप इस हेज रेशियो को जो आपने अभी निकाला उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अंडरलाइंग एसेट यानी कि यू ए ऑलरेडी डन, मतलब आपने ऑलरेडी कुछ शेयर्स बाय करके रखे यानी कि शेयर बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है मान के चलो, ठीक है। तो अगर शेयर बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है यानी कि शेयर्स बाय किए हुए हैं कुल मिला के, यानी कि लॉन्ग पोजीशन ली है, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है
यानी कि एफ माइनस करना है। और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अंडरलाइंग एसेट ऑलरेडी डन, अगर आपने शॉर्ट वाला किया हुआ है यानी कि बेचने की बात चल रही है तो आप लॉन्ग वाला करोगे यानी कि एफ प्लस। क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर आपको इसी केस में अमाउंट निकालना है कि कितने अमाउंट का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करूं टू बी डन फॉर कंप्लीट हेजिंग, तो ये जो आपको नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अभी आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दोगे फ्यूचर प्राइस पर कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल से, यानी कि एक्चुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी डन फॉर कंप्लीट हेजिंग से आपका अमाउंट आ जाएगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का फॉर कंप्लीट हेजिंग। तो एक तो आपका हो गया हेज रेशियो जिससे हेजिंग की जा सकती है फ्यूचर को यूज़ करके। एक है आपके पोर्टफोलियो बीटा के फॉर्मूले जो हमने अभी डिस्कस किए, उससे भी आप हेजिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बीटा का भी नॉलेज चाहिए और हेजिंग का भी नॉलेज चाहिए टू मूव फर्दर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेजिंग को मैं थोड़ा और समझाता हूँ आपको कि हेजिंग दो तरीके से हो सकती है। एक होती है पार्शियल हेजिंग और एक होती है फुल हेजिंग यानी कि कंप्लीट हेजिंग। पार्शियल हेजिंग में आप क्या करते हैं, आप रिस्क को डिक्रीज करते हैं यानी कि थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। आपका ऑलरेडी कोई एक्सपोजर होगा यानी आप कोई ऑलरेडी एक्शन ले चुके हैं, तो अब उसके पीछे में आपको रिएक्शन देना है यानी कि आपको हेजिंग करनी है। तो हेजिंग का मतलब ये है कि उस रिस्क को कम करना, और ऐसा हेजिंग जिसमें रिस्क को कम किया जाता है उसे हम कहते हैं पार्शियल हेजिंग। तो कंप्लीट हेजिंग क्या होता है सर? तो कंप्लीट हेजिंग वो होता है जहाँ पे आप रिस्क को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं यानी कि रिस्क को ज़ीरो करने की कोशिश करते हैं। तो रिस्क को डिक्रीज नहीं करना है, रिस्क को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना है। और जब रिस्क को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाता है तब कहते हैं कि रिस्क की वैल्यू ज़ीरो है यानी कि कंप्लीट हेजिंग की गई है। अब क्वेश्चन ओरिएंटेड बात करते हैं कि यूजुअली जब आपको रिस्क को कम करना रहता है यानी कि पार्शियल हेजिंग करनी रहती है तो आपको क्वेश्चन में एक बीटी, बीटी का मतलब मैंने बताया था टारगेट बीटा, तो टारगेट बीटा निकाल के दिया रहता है यानी कि टारगेट सिस्टमैटिक रिस्क निकाल के दिया रहता है कि आपको बीटा का वैल्यू क्या रखना है। उस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो कि रिस्क तो कम करना है लेकिन कहाँ तक रिस्क को लाना है यानी कि कहाँ तक बीटा को लेके आना है, वो हो गया पार्शियल हेजिंग। और जब क्वेश्चन आपको बोलता है कि मुझे कंप्लीट हेजिंग करनी है तो कंप्लीट हेजिंग का मतलब है बीटी इज टेकन एज ज़ीरो, जैसा कि हमने एक फॉर्मूला में भी देखा था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए केस नंबर 2 में हमने देखा था कि जब आपको कंप्लीट हेजिंग करनी रहती है और बीटा का क्वेश्चन रहता है तो बीटी की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में ज़ीरो लेके चलते हैं, तो बीटी वहाँ पे आप ज़ीरो लोगे। तो समरी ये है कि अगर पार्शियल हेजिंग करनी है तो टारगेट बीटा क्वेश्चन में दिया रहेगा और कंप्लीट हेजिंग करनी है तो टारगेट बीटा को ज़ीरो लेके चलना पड़ेगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा पोजीशन डिस्कस कर लेते हैं कि हेजिंग में पोजीशन किस तरह से चेंज होती है। केस नंबर 1 है जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है शेयर्स में, येलो शेयर्स, ठीक है। मार्केट है ये कैश मार्केट यानी कि स्पॉट मार्केट, यानी कि आप कैश मार्केट स्पॉट मार्केट गए और येलो शेयर्स परचेस करके आ गए, परचेस करके आ गए यानी कि बाय करके आ गए। और बाय का मतलब मैंने आपको बताया था लॉन्ग पोजीशन होता है, यानी कि आपके पास जो ऑलरेडी शेयर्स की इन्वेंट्री थी उसमें आपने शेयर्स को और जोड़ दिया यानी कि लॉन्ग पोजीशन करके आ गए, आप बाय कर लिया और शेयर्स। आप क्यों करते हो ऐसा? आप इसलिए करते हो क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि मार्केट बढ़ेगा। कोई भी आदमी शेयर्स इसलिए परचेस करता है कि वो रिटर्न कमा पाए। रिटर्न दो तरह के होते हैं मैंने बताया था, एक होता है डिविडेंड, एक होता है कैपिटल अप्रिसिएशन शेयर्स के केस में। तो यहाँ पे मैं कैपिटल अप्रिसिएशन लेके चलूँगा यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस परचेस प्राइस। हर कोई इन्वेस्टर चाहता है कि उसकी सेलिंग प्राइस बहुत ज़्यादा हो और उसकी परचेस प्राइस बहुत कम हो, क्योंकि सेलिंग प्राइस माइनस परचेस प्राइस ही कैपिटल अप्रिसिएशन होता है और हर इन्वेस्टर चाहता है कि उसका कैपिटल अप्रिसिएशन यानी कि उसका रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है कभी भी शेयर्स को बाय करने में कि मार्केट बढ़े यानी कि शेयर्स की प्राइस बढ़े, ठीक है। तो इसका विपरीत यानी कि इसका अपोजिट हो जाएगा आपका रिस्क।
यानी कि रिस्क ये हो जाता है कि मार्केट गिर जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो कि मार्केट बढ़े तो मैं कमा पाऊँ, मार्केट गिर जाएगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये जो आपका रिस्क है शेयर्स के केस में, यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी है, उसको अगर आपको हेजिंग करनी है, यानी कि उसकी आपको हेजिंग करनी है, तो आप अपने रिस्क को बना दोगे एक्सपेक्टेशन। यानी कि अब आप एक्सपेक्ट करने की कोशिश करोगे कि मार्केट गिर जाए, तो यहाँ पे आपका नया रिस्क बन जाएगा कि मार्केट बढ़ जाए। यानी कि आप शॉर्ट पोजीशन लोगे, और शॉर्ट पोजीशन किस में लोगे? आप लोगे फ्यूचर्स में, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टू सेल करोगे, यानी कि एफ माइनस करोगे। ये कहाँ पे करोगे? आप करोगे डेरिवेटिव मार्केट में, यानी कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट करोगे। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि हेजिंग का मतलब होता है कि आपको जो रिस्क है उसको आपने अब नया एक्सपेक्टेशन बना दिया डेरिवेटिव्स मार्केट में, यानी कि स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट का जो रिस्क है उसको आपने डेरिवेटिव मार्केट का एक्सपेक्टेशन बना दिया। यानी कि लॉन्ग पोजीशन आपने ली हुई थी शेयर्स में, शॉर्ट पोजीशन ले लेंगे फ्यूचर्स में, यानी कि डेरिवेटिव्स में, यानी कि एफ माइनस करेंगे, और उस तरीके से आपका हेजिंग हो जाएगा। और ऐसा करने से भले आपको लॉस हो, यानी कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिटी में बदल जाए, यानी कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट गिर जाए वो रियलिटी में बदल जाए, तो भले आपको लॉस हो शेयर्स में, क्योंकि रिस्क है मार्केट गिर जाएगा, यानी कि नुकसान है शेयर्स के केस में, तो भले आपको लॉस हो शेयर्स में, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट कमा जाओगे फ्यूचर्स में। तो बेसिकली हेजिंग में हम क्या करते हैं, हमारा जो एक्सपोजर होता है, ये मेरा एक एक्सपोजर है, तो मैं अपने एक्सपोजर यानी कि एक्शन के प्रति रिएक्शन देता हूँ, यानी कि जो मेरा एक्शन का रिस्क है उसी को मैं अपने रिएक्शन का एक्सपेक्टेशन बना देता हूँ। तो ये एफ माइनस क्यों किया जा रहा है शेयर्स के केस में, यानी कि लॉन्ग पोजीशन के केस में, मैंने आपको केस नंबर 1 में समझा दिया। केस नंबर 2 इसका अपोजिट है। केस नंबर 2 में क्या होगा, आपका जो अंडरलाइंग एसेट है शेयर्स, जो आपने कैश मार्केट या स्पॉट मार्केट में शॉर्ट सेल करके रखा है, यानी कि आपने शॉर्ट पोजीशन ली हुई है, ये ऐसे इसलिए किया हुआ है आपने क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट गिर जाए। शॉर्ट सेल में क्या होता है, आपके पास शेयर्स होते नहीं हैं, आप ऊंचे दाम में सेल करने का अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर लेते हो, यानी कि शेयर सेल कर देते हो ऊंचे दाम में, और नीचे दाम में शेयर्स को परचेस कर लेते हो, जिससे कि क्या होता है, आपकी सेलिंग प्राइस हाई हो जाती है और परचेस प्राइस आपकी लो में रहती है, तो आपको डिफरेंस में अच्छा खासा रिटर्न यानी कि कैपिटल अप्रिसिएशन मिल जाता है। ऐसा तब करता है कोई आदमी, यानी कि कोई इन्वेस्टर, जब उसे लगता है मार्केट गिरने वाला है तो वो शेयर से प्रॉफिट कमा पाए। तो उसका रिस्क क्या होगा, उसका रिस्क होगा कि मार्केट बढ़ जाए, मतलब वो जैसा सोच रहा है उसका उल्टा हो जाए। अब इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम हेजिंग करते हैं, यानी कि यहाँ पे इस रिस्क को हम बना देंगे अपना एक्सपेक्टेशंस डेरिवेटिव मार्केट में, यानी कि हम डेरिवेटिव मार्केट में सोचेंगे कि मार्केट बढ़ जाए। अगर मार्केट बढ़ाना है तो आप लॉन्ग पोजीशन लोगे, और लॉन्ग पोजीशन लोगे यानी कि एफ प्लस करोगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टू बाय करोगे, यानी कि बाय करोगे फ्यूचर्स इन द डेरिवेटिव मार्केट थ्रू अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह से आपकी हेजिंग हो जाएगी फ्यूचर्स को यूज़ करके। तो मैं समराइज़ करता हूँ कि जब भी आपको हेजिंग करनी रहती है फ्यूचर्स को यूज़ करके, तो आपकी जो ऑलरेडी पोजीशन रहती है, यानी कि आपने ऑलरेडी जो अंडरलाइंग एसेट में पोजीशन ली हुई है उसका आपको अपोजिट करना है। जैसे केस 1 में आपने अंडरलाइंग एसेट यानी कि एक्सपोजर में लॉन्ग पोजीशन ली हुई थी, तो अभी आप फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन लेंगे। और केस नंबर 2 है जहाँ पे आपने शॉर्ट पोजीशन ली हुई थी शेयर्स में यानी कि अंडरलाइंग एसेट में, तो आप फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन लेंगे। अब यहाँ पर एक मैं बात बता दूँ आपको, जो आपको आगे बहुत हेल्प करेगा, वो ये है कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट है शेयर्स, तो हम बोलते हैं कि उससे बना हुआ डेरिवेटिव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, रेट कॉन्ट्रैक्ट, वो तो है। लेकिन जब भी हम हेजिंग की बात करते हैं ना, जब भी हम हेजिंग की बात करेंगे, तो हम यहाँ पे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कोई सा भी ले सकते हैं, यानी कि स्टॉक फ्यूचर्स ले सकते हैं या फिर इंडेक्स फ्यूचर्स भी ले सकते हैं। और करेंसी फ्यूचर तो हमने फॉरेक्स चैप्टर में डिस्कस किया है, इसलिए उसकी बात यहाँ पे नहीं करूँगा। इसका मतलब ये है कि इंडेक्स फ्यूचर्स को यूज़ करके भी हेजिंग की जा सकती है अगर आपका एक्सपोजर शेयर्स में है। समझ में आया दोस्तों? मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि अगर मेरा एक्सपोजर शेयर्स में है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं शेयर्स का ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करूँ अपोजिट वाला और उसी से हेजिंग करूँ।
मैं हेजिंग करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन वो इंडेक्स फ्यूचर भी हो सकता है और वो स्टॉक फ्यूचर भी हो सकता है। मुझे हेजिंग करनी, मुझे इतना पता है, और हेजिंग करने के लिए मुझे लॉन्ग पोजीशन लेना है, ये भी मुझे पता है। बट वो किस में लूँ, स्टॉक में लूँ या इंडेक्स में लूँ, वो मेरी चॉइस रहेगी। क्योंकि अगर इंडेक्स फ्यूचर में भी पोजीशन लेता हूँ लॉन्ग पोजीशन तो भी फ़ायदा होगा, और अगर स्टॉक फ्यूचर यानी कि जिस कंपनी का शेयर है उसी कंपनी का फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन जाऊँगा तो भी फ़ायदा है। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ कि मेरा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, और उसका इंडेक्स है सेंसेक्स। अब वहाँ पे एक कंपनी लिस्टेड है, मान के चलो XYZ। तो XYZ का शेयर मैंने परचेस करके रखा हुआ है, यानी कि मैं केस 1 की बात कर रहा हूँ। तो XYZ का मैंने शेयर परचेस करके रखा हुआ, बाय किया हुआ, यानी कि मैं लॉन्ग हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शेयर मार्केट बढ़ेगा, सेंसेक्स बढ़ेगा। मार्केट यानी कि इंडेक्स ही होता है, तो मार्केट बढ़ेगा या सेंसेक्स बढ़ेगा तो मेरा XYZ का शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, तो मैं पैसा कमा लूँगा। बट मुझे हेजिंग करनी थी, तो हेजिंग के लिए मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में गया, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या तो मैं स्टॉक का यानी कि उस XYZ कंपनी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर सकता हूँ, यानी कि F माइनस कर सकता हूँ, या तो मैं इंडेक्स फ्यूचर भी शॉर्ट कर सकता हूँ, यानी कि सेंसेक्स फ्यूचर को भी शॉर्ट कर सकता हूँ, F माइनस कर सकता हूँ। क्योंकि दोनों केस में मुझे प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि अगर मेरी एक्सपेक्टेशन रियलिटी में बदल गई यानी कि मार्केट गिर गया तो XYZ कंपनी के शेयर में मेरे को लॉस होगा, लेकिन फ्यूचर्स में मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हेजिंग काम करता है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच पोजीशन ऑन द इंडेक्स फ्यूचर गिव्स अ स्पेक्यूलेटर अ कंप्लीट हेज अगेंस्ट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे ट्रांजैक्शन का मतलब एक्शन है, और जो आप कंप्लीट हेज करना चाहते हैं इंडेक्स फ्यूचर से वो आपका रिएक्शन होगा। द शेयर ऑफ राइट लिमिटेड इज गोइंग टू राइज, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट बढ़ेगा। So he has a long position on the cash market of rupees 50 lakhs on the right limited. The beta of the right limited is 1.25. तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें कंप्लीट हेज करना है। कंप्लीट हेज का मतलब मैंने बताया था कि टारगेट बीटा 0 लेके चलना है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट है राइट शेयर्स, यानी कि राइट लिमिटेड के शेयर्स। आपने पोजीशन ली हुई है लॉन्ग, ऐसा इसलिए किया आपने क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट बढ़ेगा, तो मार्केट बढ़ेगा तो राइट लिमिटेड का शेयर्स का प्राइस भी बढ़ेगा, ये आपकी एक्सपेक्टेशन थी। तो आपका रिस्क क्या होगा, आपका रिस्क होगा कि मार्केट गिर जाएगा। ठीक है, कितने अमाउंट से आपने लॉन्ग पोजीशन ली, तो मैंने 50 लाख का लॉन्ग पोजीशन लिया, यानी कि 50 लाख रुपीज़ का शेयर्स परचेस करके रखा हुआ है राइट लिमिटेड का। मेरा बीटा है 1.25, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मुझे करना है कंप्लीट हेज। तो मेरी अपनी रिस्क को, जो मेरी शेयर्स में रिस्क है, उसको मैं फ्यूचर्स में एक्सपेक्टेशन बना दूंगा, यानी कि जो मेरा रिस्क है मार्केट गिरेगा शेयर्स के केस में, उसको मैं एक्सपेक्टेशन बना दूंगा फ्यूचर्स में, यानी कि मार्केट गिरेगा। तो अगर मार्केट गिरने का मेरा एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर्स में तो मैं शॉर्ट करूंगा, यानी कि F माइनस, यानी कि लॉन्ग का उल्टा। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, मैंने यूज़ किया इंडेक्स फ्यूचर्स हेजिंग करने के लिए। तो जैसा मैं आपको समझा रहा था यहाँ पे कि भले आपका अंडरलाइंग एसेट या आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो शेयर्स में हो या किसी और में हो, यानी कि किसी और अंडरलाइंग एसेट में हो, यानी कि आपका एक्सपोजर किसी में भी हो, ज़रूरी नहीं है कि हेजिंग पर्पस के लिए उसी से बना हुआ डेरिवेटिव यूज़ करोगे। यानी कि अगर शेयर्स की बात चल रही है, यानी कि स्टॉक की बात चल रही है, तो अगर आपका एक्सपोजर स्टॉक है तो ज़रूरी नहीं है कि उस स्टॉक के लिए आप स्टॉक फ्यूचर करो हेजिंग के लिए, आप इंडेक्स फ्यूचर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है कि राइट लिमिटेड का शेयर्स मेरा एक्सपोजर है, लेकिन उस एक्सपोजर के लिए हेजिंग करने के लिए मैंने इंडेक्स फ्यूचर्स यूज़ किया, ना कि राइट लिमिटेड का शेयर का फ्यूचर्स। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं लास्ट टाइम फिर से बोल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर स्टॉक आपका इन्वेस्टमेंट है तो उससे बना हुआ फ्यूचर, यानी कि स्टॉक फ्यूचर कोई आप यूज़ करें हेजिंग पर्पस के लिए, आप इंडेक्स फ्यूचर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ है। तो इंडेक्स फ्यूचर यूज़ किया जाएगा, यानी कि F माइनस किया जाएगा, यानी कि शॉर्ट पोजीशन ली जाएगी मार्केट
गिरने का एक्सपेक्टेशन के साथ अब कितने अमाउंट का किया जाएगा। तो जो मेरा न्यूमरेटर है फॉर्मूला का, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, वी पी इंटू बी टी माइनस बी पी अपॉन एफ इंटू एम इंटू बीटा ऑफ द फ्यूचर्स। यहाँ पे अगर आप न्यूमरेटर देखेंगे तो न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में अमाउंट निकल के आ रहा है कि कितने अमाउंट की हेजिंग की जाए, और डिनोमिनेटर में एक कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस आ रहा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस। तो न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, वी पी इंटू बी टी माइनस बी पी, और वी पी का कौन सा वैल्यू लेना है, तो वी पी का पॉजिटिव वैल्यू लेना है अगर आप एफ प्लस करने जा रहे हो, और अगर आप एफ माइनस का रिएक्शन देने जा रहे हो तो माइनस वी पी लेना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो जो न्यूमरेटर था उसको मैं लेने वाला हूँ अमाउंट। तो सिंस मैं यहाँ पे एफ माइनस कर रहा हूँ तो मैं वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस लूँगा, यानी कि माइनस 50 लाख, मल्टीप्लाई बाय बी टी माइनस बी पी, तो बी टी की वैल्यू ज़ीरो लूँगा, माइनस 1.25। तो मेरा न्यूमरेटर आ जाएगा विच इज़ पॉजिटिव 62.50 लाख। इतने अमाउंट का मैं इंडेक्स फ्यूचर्स शॉर्ट करूँगा। ठीक है। द शेयर ऑफ रॉन्ग लिमिटेड इज गोइंग टू डेप्रिशिएट. He has a short position on the cash market of rupees 25 lakh on Wrong Limited. The beta of Wrong Limited is 0.9. तो Wrong Limited का शेयर्स है जो डेप्रिशिएट होने वाला है, यानी कि मार्केट गिरने वाला है। आपने शॉर्ट पोजीशन ली हुई है कैश मार्केट में 25 लाख रुपीज़ की, और बीटा दिया हुआ है Wrong Limited का 0.9। तो चलिए देखते हैं अब Wrong Limited के केस में क्या होगा। Wrong Limited के शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और पोजीशन आपने ली हुई है शॉर्ट, यानी कि आपने एक्सपेक्टेशन रखी है कि मार्केट गिर जाएगा, तो रिस्क ये है कि मार्केट बढ़ जाएगा। तो मेरा जो रिस्क है कैश मार्केट में उसको मैं बना दूंगा एक्सपेक्टेशन डेरिवेटिव मार्केट में कि मार्केट बढ़ जाएगा। तो अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डेरिवेटिव मार्केट में इंडेक्स फ्यूचर बढ़ जाएगा तो मैं लॉन्ग पोजीशन लूँगा, यानी कि इंडेक्स फ्यूचर में एफ प्लस वाला पोजीशन लूँगा। तो अगर आप एफ प्लस वाला पोजीशन लोगे, यानी कि आप एफ प्लस वाला रिएक्शन दोगे, तो क्या होगा, तो आप यहाँ पे 25 लाख की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, मल्टीप्लाई बाय बी टी विच विल बी ज़ीरो माइनस 0.9 जो इसका बीटा है, तो आंसर आएगा -22.5। तो जो आंसर आया -22.5 ये इसका न्यूमरिक वैल्यू है, लेकिन इसे हम सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए, यानी कि आपस में फ्यूचर्स को प्लस माइनस करने के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन रियल लाइफ में अगर आपको करना होगा एफ प्लस तो आप 22.5 पॉजिटिव वैल्यू पे ही करेंगे। बट यहाँ पे जो मैंने ऊपर में प्लस लिखा है 62.5 और यहाँ पे मैंने लिखा है -22.5, ये इसलिए लिखा है क्योंकि शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन का जो नेचर है वो अपोजिट है। तो अगर शॉर्ट को प्लस लिख रहा हूँ तो लॉन्ग को माइनस लिखूंगा, क्योंकि वो आपस में फिर कैंसिल हो पाएंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं -22.5 लाख रुपीज़ का लॉन्ग पोजीशन लूँगा इंडेक्स फ्यूचर्स में। तीसरा है द शेयर ऑफ फेयर लिमिटेड इज गोइंग टू स्टैगनेंट। ही हैज़ अ शॉर्ट पोजीशन ऑन द कैश मार्केट ऑफ रुपीज़ 20 लाख ऑफ द फेयर लिमिटेड। बीटा ऑफ द फेयर लिमिटेड इज 0.75। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है फेयर लिमिटेड के शेयर्स में, आपने पोजीशन ली हुई है शॉर्ट, बट आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट स्टैगनेंट रहने वाला है। स्टैगनेंट का मतलब होता है ना बढ़ेगा ना घटेगा, इसलिए मैंने डैश बनाया हुआ है। तो अब हेजिंग कैसे की जाए, तो सिंस मैंने यहाँ पे पोजीशन ली हुई है शॉर्ट, तो मेरा रिस्क रहेगा कि मार्केट बढ़ेगा। मतलब मान के चलो मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे कोई रिस्क नहीं होगा। मैंने अगर शॉर्ट पोजीशन ली है इसका मतलब मेरे लिए रिस्क हमेशा रहेगा कि मार्केट बढ़ जाएगा। तो अगर मार्केट बढ़ गया तो मुझे लॉस होना ही है शेयर्स में। इसलिए मैंने हेजिंग पर्पस के लिए जो मेरा कैश मार्केट में रिस्क था उसे मैंने डेरिवेटिव मार्केट में एक्सपेक्टेशन बना दिया कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डेरिवेटिव मार्केट में कि मार्केट बढ़ेगा। और जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट बढ़ेगा तो आप डेरिवेटिव यानी कि इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन लेते हो प्रॉफिट कमाने के लिए, यानी कि आप एफ प्लस करते हो। तो यहाँ पर भी आप वही करोगे, 20 लाख मल्टीप्लाई बाय बी टी माइनस बी पी, 0 माइनस 0.75,
तो -15 लाख। अब आपका जो फाइनल आंसर होने वाला है वो ये होने वाला है कि फर्स्ट केस में आपने हेजिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया इंडेक्स फ्यूचर्स और आपने पोजीशन ली शॉर्ट यानी कि पॉजिटिव 62.5 लाख। सेकंड केस में आप इंडेक्स फ्यूचर यूज़ करोगे, लॉन्ग पोजीशन लोगे -22.5। और थर्ड केस में भी आप इंडेक्स फ्यूचर यूज़ करोगे, लॉन्ग पोजीशन लोगे यानी कि -15 लाख। तो आप ओवरऑल पोजीशन क्या लेने वाले हो, आप ओवरऑल शॉर्ट पोजीशन लेने वाले हो। वो कैसे आया, वो इस तरीके से आया कि 62.5 यानी कि +62.5 -22.5 -15 इज इक्वल टू +25 लाख। तो आप ओवरऑल शॉर्ट पोजीशन लेंगे 25 लाख रुपए का इंडेक्स फ्यूचर्स में। यहाँ पे जो साइन बना हुआ है प्लस और माइनस, ये ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन है। ये रियल लाइफ में प्लस माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस में आप कैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे या माइनस में आप कैसे अमाउंट निकालोगे। बट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशंस हमें दोनों को यानी कि लॉन्ग पोजीशन को और शॉर्ट पोजीशन को अपोजिट साइंस देना है। यानी कि एक को अगर मैंने प्लस लिखा है तो दूसरे को मेरे को माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो तभी आपस में कैंसिल आउट हो पाएंगे। जैसा कि यहाँ पे हुआ कि +62.5 -22.5 -15 इज इक्वल टू +25 लाख। तो पहले में शॉर्ट करेंगे, दूसरे में लॉन्ग करेंगे, तीसरे में लॉन्ग करेंगे, यानी कि ओवरऑल शॉर्ट करेंगे 25 लाख रुपीज़ का। तो इस क्वेश्चन की मेन बात ये थी कि भले आपका एक्सपोजर शेयर्स में हो, आप इंडेक्स फ्यूचर्स या स्टॉक फ्यूचर्स को भी यूज़ कर सकते हैं हेजिंग पर्पस के लिए, जो कि इस क्वेश्चन से समझ में आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देख लेते हैं। राम buys 10,000 shares of X Limited at a price of 22 rupees per share, whose beta value is 1.5, and sells 5,000 shares of A Limited at a price of 40 per share, having a beta value of 2। तो राम एक इन्वेस्टर है जिसने दो अलग अलग ट्रांजैक्शन किए हैं। 10,000 शेयर्स एक्स लिमिटेड का इसने परचेज कर लिया यानी कि बाय करके रखा हुआ है। 10,000 शेयर लिए हैं 22 रुपीज़ पर शेयर के रेट से और उसका बीटा दिया हुआ है। और सेल्स 5,000 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि सेल कर चुका है। सेल्स का मतलब ये है यहाँ पर कि उसने शॉर्ट सेल किया है, यानी कि शॉर्ट पोजीशन ली है। तो 5,000 की शॉर्ट पोजीशन ली है शेयर्स की ए लिमिटेड की एट अ प्राइस ऑफ 40 रुपीज़ पर शेयर, बीटा वैल्यू ऑफ 2। He obtains a complete hedge by Nifty futures at ₹1000 each। तो उसने कंप्लीट हैजिंग कर दी। कंप्लीट हैजिंग मैंने बार बार बताया है, कंप्लीट हैजिंग का मतलब होता है बीटा टी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि टारगेट बीटा यानी कि बीटी को आपको ज़ीरो लेके चलना है। इसने क्या यूज़ किया, इसने निफ्टी फ्यूचर्स यूज़ किया। तो निफ्टी का मतलब इंडेक्स, तो यानी कि इसने इंडेक्स फ्यूचर्स यूज़ किया। यानी कि शेयर की बात चल रही है एक्स की और शेयर की बात चल रही है ए लिमिटेड की, और बंदा जो है यानी कि राम यूज़ कर रहा है इंडेक्स फ्यूचर्स हेजिंग के लिए। तो क्या कर सकता है, तो जी हाँ कर सकता है। एट 1,000 रुपीज़ ईच he closes out his position at the closing price of the next day when the shares of X Limited drop by 2%, share of A Limited appreciated by 3%, and Nifty futures drop by 1.5%। ये क्लोजेज आउट हिज पोजीशन का क्या मतलब है, क्लोजेज आउट हिज पोजीशन का मतलब है कि अगर इसने शेयर बाय करके रखा है, यानी कि कौन सी पोजीशन ली है, तो ली है इसने लॉन्ग पोजीशन, यानी कि इसने अगले दिन शॉर्ट पोजीशन ले ली यानी कि शेयर सेल कर दिए। ए लिमिटेड के शेयर्स 5,000 शेयर्स को इसने शॉर्ट सेल किया था, यानी कि शॉर्ट पोजीशन ली थी। अब वो लॉन्ग पोजीशन ले लेगा यानी कि उसको स्क्वायर ऑफ कर देगा। और साथ ही साथ जो इसने कंप्लीट हेजिंग की थी निफ्टी फ्यूचर्स को लेके, यानी कि या तो एफ माइनस किया होगा या एफ प्लस किया होगा, कोई ना कोई पोजीशन लिया होगा। वो हम चल के देखेंगे आंसर में। लेकिन जो भी पोजीशन लिया होगा ना, उसका विपरीत पोजीशन यानी कि रिवर्स पोजीशन का एक और कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि कुल मिला के स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो उसने सारे पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया यानी कि क्लोज कर दिया। व्हाट इज़ द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस टू राम, चलिए देखते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि टारगेट बिट आपको ज़ीरो लेना है जब कंप्लीट हेजिंग की बात आती है।
इन्वेस्टमेंट आपने करके रखी थी एक्स लिमिटेड में, पोजीशन ली थी लॉन्ग। ऐसा आपने इसलिए किया था क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट बढ़े, तो आप ऐसा एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे कि मार्केट बढ़ेगा तो एक्स लिमिटेड की शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, तो आप प्रॉफिट कमा पाओगे। तो इसका रिस्क क्या है? तो इसका रिस्क है कि मार्केट गिर जाएगा। कितने अमाउंट का आपने इन्वेस्टमेंट किया था? तो आपने 2,20,000 का इन्वेस्टमेंट किया था। वो कैसे आएगा? तो ये मैंने स्टार बनाया हुआ है। स्टार का मतलब है 10,000 शेयर्स इंटू 22 रुपीज़ पर शेयर, तो आपका आ जाएगा 2,20,000 यानी कि 2.20 लाख। इतने अमाउंट का आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यानी कि लॉन्ग पोजीशन ली हुई है, और बीटा दिया हुआ है 1.5। हेजिंग में हम क्या करते हैं? हेजिंग में हम कैश मार्केट यानी कि स्पॉट मार्केट का जो रिस्क है उसको डेरिवेटिव मार्केट का एक्सपेक्टेशन बना देते हैं। यानी कि अभी मैं इंडेक्स फ्यूचर्स में ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट गिर जाए और मैं पैसा कमा लूँ। जब आप इंडेक्स फ्यूचर्स में ऐसा सोचते हैं तो आप शॉर्ट पोजीशन लेते हैं कि मार्केट गिर जाए और फ्यूचर से पैसा कमा लूँ। तो यहाँ पे आप एफ माइनस करेंगे यानी कि शॉर्ट पोजीशन लेंगे। कितने रुपए की शॉर्ट पोजीशन लेंगे? तो जैसा कि हमने क्वेश्चंस में किया हुआ है कि जो फॉर्मूले का न्यूमरेटर है उसको कैलकुलेट किया जाता है, तो दैट इज़ द अमाउंट जिसका आप शॉर्ट पोजीशन लेंगे। तो यहाँ पे आप सिंस एफ माइनस करने वाले हो तो आप वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो को माइनस में लेंगे, यानी कि -2.20 लाख। बीटी आपका ज़ीरो है और बीटा ऑफ एक्स लिमिटेड शेयर्स दिया हुआ है 1.5, तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव 3.30 लाख। मैंने आपको बार बार बताया कि जो प्लस साइन लिखी हुई इसके सामने, ये सिर्फ न्यूमरिक वैल्यू है, ये रियल वैल्यू नहीं है। यानी कि फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशंस हम प्लस और माइनस का साइन दे देते हैं इसको, यानी कि शॉर्ट पोजीशन वाले को। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट पोजीशन को प्लस का साइन दे दिया, +3.30 लाख। तो इतने का मैं इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट करूंगा। और ए लिमिटेड का जो शेयर्स है जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जहाँ पर मैंने शॉर्ट पोजीशन ली है, वो इसलिए किया क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट गिर जाए, तो मेरा रिस्क है कि मार्केट बढ़ जाए। कितने का मैंने इन्वेस्टमेंट किया था? तो 2 लाख रुपीज़ का शॉर्ट सेलिंग किया था। 2 लाख कैसे आया? तो वो आया 5,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 40 रुपीज़ पर शेयर, तो 2 लाख रुपए यानी कि 2 लाख रुपीज़। और बीटा 2 दिया हुआ है। तो जो मेरा कैश मार्केट स्पॉट मार्केट का रिस्क है उसको मैं डेरिवेटिव मार्केट का एक्सपेक्टेशन बना दूंगा। यानी कि अभी मैं एक्सपेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि मार्केट बढ़ जाए। अगर मार्केट बढ़ने का आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं डेरिवेटिव मार्केट में, तो आप लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, यानी कि एफ प्लस वाला कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फ्यूचर्स में, यानी कि इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो यहाँ पे आप इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन लेंगे। कितने की लॉन्ग पोजीशन लेंगे? तो आइए देखते हैं। वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो का आप जो साइन है वो पॉजिटिव लेंगे, तो प्लस वीपी मल्टीप्लाई बाय बीटी माइनस बीपी। यहाँ पे बीपी का मतलब ए लिमिटेड कंपनी का बीटा है। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0 - 2 -4 लाख। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप -4 लाख रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप 4 लाख रुपीज़ का ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन सिंस आप लॉन्ग पोजीशन लेंगे तो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन मैंने इसको साइन दे दिया माइनस का, क्योंकि शॉर्ट वाले पोजीशन को मैंने प्लस का साइन दिया था, अब मैंने माइनस का साइन दे दिया। तो कुल मिला के फाइनली आपकी ओवरऑल पोजीशन क्या होने वाली है? तो ओवरऑल आप निफ्टी फ्यूचर्स को शॉर्ट करेंगे 3.30 लाख और लॉन्ग करेंगे 4 लाख। कुल मिला के आप लॉन्ग करना चाह रहे हैं 0.70 लाख, -0.70 लाख यानी कि -70,000। यानी कि आप ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन लेंगे निफ्टी फ्यूचर्स में, 70,000 रुपये का लॉन्ग पोजीशन लेंगे निफ्टी फ्यूचर्स में। क्योंकि आप सिंगल पोजीशन ही ले सकते हैं, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो हेजिंग के लिए वो है इंडेक्स फ्यूचर। तो अलग से इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट करना और अलग से इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग करने का कोई मतलब नहीं है। ओवरऑल निकालना चाहिए कि ओवरऑल मुझे क्या करना चाहिए, जिससे मेरा एक्स लिमिटेड का जो रिस्क है वो भी हेज हो जाए और ए लिमिटेड का भी जो रिस्क है वो भी हेज हो जाए। तो मैं कुल मिला के 70,000 रुपये का लॉन्ग पोजीशन लूँगा निफ्टी फ्यूचर्स में। नाउ निफ्टी फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको दी हुई है 1,000 रुपये पर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एफ मल्टीप्लाई बाय एम। क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ लिखा है 1,000 रुपये ईच निफ्टी फ्यूचर्स, बट कहीं पर भी लॉट साइज की बात नहीं की हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा कि जो अमाउंट दिया हुआ है वो रुपीस पर शेयर नहीं है, वो रुपीस पर कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि जो फ्यूचर की प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है लॉट साइज से, और 1,000 रुपये पर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एफ प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी डन फॉर कंप्लीट हेजिंग। फॉर्मूला लगा देंगे वीपी
इंटू बी टी माइनस बी पी अपॉन एफ इंटू एम इंटू बीटा ऑफ द फ्यूचर। तो हमारा जो न्यूमरेटर था वो आपका आ चुका था -70,000 जो आपने कैलकुलेट किया, डिवाइड बाय 1000 इंटू 1 तो आपका आ जाएगा -70। अब इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव में, क्योंकि आप यहाँ पे नंबर निकालना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो -70 को आप लिखेंगे 70 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आप 70 कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे, एफ प्लस वाला कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे आपकी कंप्लीट हेजिंग हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन के मेन मुद्दे पे आते हैं, जो कि कह रहा है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकाल के दो। क्योंकि इस बंदे ने यानी कि राम ने अपनी पोजीशन को क्लोज कर दिया, यानी कि जहाँ जहाँ पे उसने लॉन्ग लिया था पोजीशन, उसको वो शॉर्ट कर देगा, यानी कि शॉर्ट पोजीशन ले लेगा, यानी कि स्क्वायर ऑफ कर देगा। और जहाँ जहाँ शॉर्ट लिया था उसको लॉन्ग कर देगा। अब एक्स लिमिटेड में आपने लॉन्ग पोजीशन ली हुई थी, ठीक है। अब आप उसको क्लोज करना चाहते हैं, यानी कि आप जो चीज़ बाय करके रखे उसको सेल करेंगे। तो मैंने बाय कितने में किया था? मैंने बाय किया था 22 रुपये पर शेयर में। मैं सेल कितने में करूँगा? तो मैं 22 रुपये पर शेयर -2%, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड ड्रॉप्ड बाय 2%। तो मैं -2% कर दूंगा, यानी कि 21.56 में वो शेयर बेच दूंगा। तो 22 रुपये में मैंने लिया था, 21.56 में बेचूंगा, तो दिख रहा है कि मुझे लॉस होने वाला है। बट फॉर्मूला किस तरीके से लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे एक्चुअल लॉस और प्रॉफिट इज इक्वल टू P1 माइनस P0 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। P1 मतलब बाद वाला प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस, और P0 यानी कि पहले का प्राइस यानी कि परचेज प्राइस, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। ध्यान ये देना है कि इस पार्ट का जो आंसर आएगा, अगर वो माइनस में आने वाला है तो मैं कहूँगा लॉस है, और इस पार्ट का आंसर अगर प्लस में आएगा तो मैं कहूँगा प्रॉफिट है। ठीक है, तो 21.56 माइनस 22 इंटू 1000 आपका आंसर आने वाला है माइनस में, तो माइनस का मतलब लॉस होता है, तो मेरे को लॉस हो जाएगा 4400 रुपीज़ का एक्स लिमिटेड शेयर्स के कारण। ठीक है, तो 4400 रुपीज़ का आप लॉस झेलोगे। ए लिमिटेड की बात करते हैं। ए लिमिटेड में मैंने शॉर्ट सेल किया था 40 रुपीज़ में, और अब मुझको बाय करना पड़ेगा शेयर कितने में? तो 40 प्लस 3%। क्यों? क्योंकि ए लिमिटेड का जो शेयर है वो अप्रिशिएट हो गया 3% से। तो मेरा जो परचेस प्राइस है वो हो गया 41.2, और मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो है 40। ठीक है ना, आपने परचेस किया महंगा और बेचा सस्ता तो भी लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आप लॉस या प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस से परचेज प्राइस माइनस करते हो। यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया था? फर्स्ट केस में हमारी सेलिंग प्राइस थी 21.56, हमारी परचेज प्राइस थी 22। तो सेलिंग प्राइस कम है परचेज प्राइस से, इसलिए लॉस हुआ था। और यहाँ पर क्या हो रहा है? मेरी पहले सेलिंग प्राइस दी हुई है और फिर परचेज प्राइस दी हुई है, यानी कि मैंने 40 रुपीज़ में सेल किया, बट मैंने परचेज 41.2 में किया था। तो यहाँ पर भी मुझे लॉस होगा, और वो लॉस होगा 6,000 रुपये का, यानी कि 40 माइनस 41.2 इंटू 5,000 शेयर्स। तो लॉस यहाँ पे आपको होगा 6,000। तो ए लिमिटेड में भी आपको लॉस हुआ और एक्स लिमिटेड में भी आपको लॉस हुआ। सिंस मैंने बार बार आपको कहा है कि जब आप पोर्टफोलियो की बात करेंगे, अपने बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे अंडरलाइंग एसेट की भी बात करेंगे और डेरिवेटिव की भी बात करेंगे। यानी कि यहाँ पर मैं एक्स लिमिटेड ए लिमिटेड के साथ साथ निफ्टी फ्यूचर्स की भी बात करूँगा कि निफ्टी फ्यूचर्स में मेरा क्या हाल है। तो निफ्टी फ्यूचर्स में मैंने लॉन्ग पोजीशन ली हुई थी, अब मेरे को शॉर्ट पोजीशन लेनी पड़ेगी। सो एक्चुअल फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस T/0 में 1000 रुपये दी हुई थी। अब T=1 में मतलब अगले दिन क्या हो गया? 1.5% निफ्टी गिर गया। ये देखिए, निफ्टी फ्यूचर्स ड्रॉप्ड बाय 1.5%। तो अभी फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो जाएगी 985 पर कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर आपको लॉस निकालना है, तो आपने जिस प्राइस पे स्क्वायर ऑफ किया, लाइक T=1 माइनस T=0 इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, तो 985 में हमने स्क्वायर ऑफ किया, 1000 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट किया था, इंटू 70, दिस विल गिव यू लॉस ऑफ 1050। तो फ्यूचर करके भी आपको लॉस हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, मैं समझाता हूँ, कि जब आप लॉन्ग पोजीशन लेते हैं ना फ्यूचर्स में, आप ये सोचते हैं कि मार्केट बढ़ेगा, यानी कि फ्यूचर का प्राइस बढ़ेगा, यानी कि फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ेगी। यानी कि जब आपने 1000 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट किया फ्यूचर का, आप सोचे इससे ऊपर जाएगा प्राइस, लेकिन इसके नीचे चला गया, 985 हो गया। तो अगर 985 हो जाएगा, यानी कि जिसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उससे कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा 1050 का। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस की बात करेंगे,
तो एक्स लिमिटेड में भी लॉस हुआ, ए लिमिटेड में भी लॉस हुआ और निफ्टी फ्यूचर्स में भी लॉस हुआ। टोटल लॉस है आपका 11450। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करते हैं और इस तरीके से हम हेजिंग भी करते हैं फ्यूचर्स यानी कि इंडेक्स फ्यूचर्स को यूज़ करके। ओके, तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर्स का, यानी कि #road to 5K। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।